चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, यानी ध्यान दीजिएगा बात को, यदि आप साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं, तो तीनों बच्चों के लिए हिंदी का सिलेबस और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन सबके सब सेम है। तो चलिए हिंदी की अगर बात कर लेंगे तो सबसे पहले गद्य खंड का पहला चैप्टर है आपका बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत पार्ट से MCQ की बात कर लेंगे तो टॉप 10 VVI क्वेश्चन जो थे वो पिछले वीडियो सीरीज में आपको करा दिए गए। तो टॉप 10 तो नाम के हैं, लेकिन हिंदी में इस बातचीत पार्ट से आपको पिछले वीडियो सीरीज में 12 क्वेश्चन कराए गए हैं और आज के वीडियो सीरीज में 12 नहीं 14 क्वेश्चन कराएंगे। इस सीरीज में भले ही आप टॉप 10 देख रहे हैं, लेकिन आज की सीरीज में हम आपको 14 क्वेश्चन कराएंगे और फाइनली ये पार्ट 26 क्वेश्चन के साथ बातचीत का कंप्लीट कर लेंगे। अगर 26 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन का सबसे पहले सवाल के ऊपर में हम जाएं। पहला सवाल आपके सामने है, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं या फिर आपको अपने पेज पे उत्तर लिख लेने हैं। चलिए पहला जवाब है, 12 नंबर प्रश्न हो गया है तो 13 नंबर प्रश्न से आज का वीडियो सीरीज का सेशन शुरू होता है। चलिए सवाल है कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, या चलिए जल्दी बताइएगा कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत पेचीदा टाइप का प्रश्न है। प्राचीनता की पुष्टि किया, नए पुराने दोनों पक्ष लिया, या फिर नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, या फिर अंग्रेजी का अंधानुकरण किया। चलिए बताइए फटाफट से सही जवाब कौन से होंगे। अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो नई धरातल, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग जो है वो दिए हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो ये 13 का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन विधाओं में सृजन कर्म किया, बताइए। भट्ट जी जो थे वो हिंदी साहित्य के किन विधाओं में सृजन कर्म किए? उपन्यास विधा में, कहानी विधा में, नाटक विधा में, यह सभी विधाओं में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं कौन से प्रश्न यहाँ पे सही होंगे। तो अगर बात कर लेंगे तो भट्ट जी का उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, निबंध भी है। ये सारा कुछ आप पाठ्य परिचय जो था ना उसी में आपको पढ़ लेने थे, ठीक है। तो 14 के यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, सभी विधाओं में, ठीक है। चलिए तो एकदम सही करने का प्रयास करिए। अब आपके सामने कुछ आसान प्रश्न आएंगे। आगे के 2 क्वेश्चन शायद आपके लिए हार्ड होंगे, लेकिन अब इजी लगेंगे। चलिए अब इधर प्रश्न आपसे एकदम गलत नहीं होने चाहिए। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है? बताइए। ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान स्वरूप फ्री में गिफ्ट किए हैं, उनमें से एक शक्ति के जिक्र करना है। कौन सा है भाई? खेल कूद की शक्ति, दूसरा वाक्य की शक्ति, तीसरा लिखने की शक्ति और चौथा पढ़ने की शक्ति। बड़ी चौथा है पढ़ने की शक्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब आप पढ़ रहे हैं बातचीत। याद रखेंगे इसमें बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक्य शक्ति के ऊपर में कहें कि ये वाक्य शक्ति ईश्वर के द्वारा वरदान दी गई एक अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है वाक्य शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। तो 15 के यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर पर। फटाफट से हम 26 कंप्लीट अभी करा देंगे तुरंत, बस केवल आपको 5 मिनट इस सीरीज में अब बने रहने। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? बताइए। अगर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति अगर नहीं रह पाता तो मनुष्य इस जगत में क्या नहीं कर पाता?
चल नहीं सकता क्या जी? बताइए, चल नहीं सकता या फिर खा नहीं सकता, देख नहीं सकता या फिर पढ़ नहीं सकता? बताइए कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अगर ये नहीं बना पाएंगे तो बताइए क्या बना पाएंगे? सिंपल बात है, सामान्य आदमी सोच सकता है कि बोलने की शक्ति के बारे में बात हो रही है तो चल नहीं सकते। अरे भैया ये तो पैर से चलना है ना, यह याद रखेंगे। तो ये तो पैर से चल सकते, इसमें बोलने का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खा नहीं सकते, ये तो हम लोग हाथ से खाते हैं, मुंह फाड़ते हैं, खा लेते हैं, है ना। चलिए, देख नहीं सकते, ये तो आंख से ही देखते हैं, यानी पढ़ नहीं सकते हैं। जो भी स्मरण कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं या बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो ये काम आपसे नहीं हो सकता है। तो 16 के ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए डी ऑप्शन आपका एकदम क्या है सर? राइट है। चलिए, एकदम सही आपको करते जाने हैं। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखने हैं या फिर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, और लास्ट जब होगा आज का सीरीज तो आपको बताने हैं कि सर हमारा इतना में से इतना सही हुआ है। चलिए, रॉबिन्स क्रूसो कौन थे? बताइए, रॉबिन्स क्रूसो कौन है? बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ये। बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, दूसरा है पर्वतों पर रहने वाला आदमी, तीसरा है समुद्र के बीच रहने वाला आदमी, चौथा है रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। फटाफट से आप सोचिए। चलिए, सही जवाब की बात कर लेंगे। रॉबिन्सन्स के बारे में आप पढ़े हैं कि ये जंगलों में रहने वाले आदमी है भाई। तो जंगली जानवरों के बीच रहने वाला ये एक आदमी है जिनका नाम क्या है? तो रॉबिन्सन्स है। इनसे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रॉबिन्सन्स ने, ये याद रखेंगे, जंगली जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, बकरियां जो होंगे जंगल में, इनके लोगों के बीच कितने वर्ष तक रहे? 16 वर्ष। 16 वर्ष तक इन जंगली जानवरों के बीच जो है से कि जंगलों में जानवरों के बीच रॉबिन्सन्स रहे थे। और पहली बार याद रखेंगे, मानव मुखों का जो दर्शन होता है ना, वो फ्राइडे को मुख को देखे थे। याद रखेंगे, किनको देखे थे? फ्राइडे। तो यहाँ से भी आपको सवाल आ सकते हैं कि रॉबिन्सन्स ने पहली बार किसको देखे थे, किसके मुख को देखे थे? फ्राइडे। और उनसे जो बोली गई थी, उनकी भाषा वगैरह उनको देख करके एकदम आनंद विभोर हो गए रॉबिन्सन्स। चलिए, ध्यान सुनेंगे। 17 का ये ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 18 प्रश्न। बहुत जल्दी हम आज के सीरीज खत्म कर लेंगे, पहले बता रहे हैं, इसलिए एकदम सीरीज में आपको बने रहना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर ले। चलिए, प्रश्न है आपके सामने कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? बताइए, क्या प्रकट नहीं हो सकता है भाई? खाना पीना, हंसना, या फिर सोना जागना, या फिर गुण दोष? फटाफट से सही जवाब आप सोचिए। तो ये ध्यान सुनेंगे, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है, गुण दोष का साक्षात्कार नहीं होता है। व्यक्ति कैसा है, गुणवान आदमी है, गुस्सैले प्रवृत्ति का है, ये सारा कुछ जो है जब मनुष्य बोलेगा तभी ही पता चलेगा। ठीक है, आप गुस्सैले प्रवृत्ति का हो या अच्छे है, मान ले आपका चेहरा डरावना हो, आप दाढ़ी लगते हो, आप बहुत गुस्सैले टाइप के आदमी हो, लेकिन आप जब मुस्कुरा के बातें करते हो तो लोग समझते हैं कि आप एकदम बढ़िया आदमी है, अच्छे इंसान है भाई। और खास करके जिनको लगता है कि हमसे लोग डरते हैं, जिनका चेहरा डरावना है, कम से कम भाई बोलने टाइम पे एक बार मुस्कुरा दो। कितना भी चेहरा आपका डरावना क्यों न हो, लेकिन किसी से मुस्कुरा के बात करिएगा तो भले वो आपकी लैंग्वेज समझे ना समझे, आपके रीति कल्चर, लेकिन एक बात तो तय है, उस इंसान के दिल में आपका जगह बन जाएगा कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, हंसमुख आदमी है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखिए, 18 की डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है? बताइए, कौन मानते हैं कि असल जो बातचीत है वो केवल 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है? क्या प्लेटो का है, या फिर रूसो का है, एडिसन का है, या फिर मार्क्स का है? सही जवाब आपको कमेंट में करने हैं। फटाफट से सोचिए, बड़ा ही इजी सवाल है। चलिए, नए बच्चों जो इस चैनल पे पहली बार आए उनको बता दें इस चैनल का उद्देश्य। इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि आपको YouTube पे फ्री में टॉप 10 क्वेश्चन, लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इसके अलावा सोशोलॉजी, गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स, इन तमाम आर्ट्स के सब्जेक्ट और हिंदी
का टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो हम आपको चला करके एक तरह से ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराते हैं। कभी कभी सब्जेक्टिव का भी सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज को, अभी भी हमारे पास समय है तो आराम से पढ़े, या फिर आपके जो छोटे भाई है वो आर्ट्स लिए हैं उनको आप जज कर सकते हैं। मेरे यहाँ क्या है ना कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जोड़ कर करके 51 रुपये पर सब्जेक्ट की राशि लेकर करके आपको वेस्ट वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सारा कुछ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ होगा और 1 साल तक आपको कहीं से भी सवाल करने की आज़ादी, ठीक है। कोई भी डाउट लग रहा है, गेस पढ़ रहे हैं, तब किसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, कोई आंसर में कंफ्यूजन है, कौन सोल्व करेगा। कभी कभी तो गूगल से पूछिएगा कुछ और आपको जानकारी देने लगेगा कुछ। तो ऐसे अगर लग रहा है कि समय की बचत हमको करना है सेल्फ स्टडी करने में, कई बार एक क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। खास करके ये उन विद्यार्थियों को ज़्यादा होता है जो खुद से सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं, कि एक क्वेश्चन के सही आंसर को ढूंढ करके फेयर में लिखने में उनको घंटे लग जाते हैं। कोई कोई आंसर ऐसा होता है जो गूगल पे नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचे, समय आप बचाइए और पूरे 1 साल तक हम आपके साथ रहेंगे मात्र 51 रुपया में। इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। 88 आप नोट कर लीजिए, 8825, इसके बाद है आपका 376551। लेटर नहीं दिख रहा होगा तो जो बोले उस पर अमल करिए, उसको लिखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए सभी वीडियो में हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए कोई ये नहीं कहिएगा कि सर बताते नहीं। चलिए अब प्रश्न पे आए। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह कथन किसका है भाई? तो ये एडिसन है। एडिसन ही कहते हैं कि असली जो बातचीत है वो 2 व्यक्ति के बीच ही होता है। एक आदमी, 2 आदमी, अब दोनों दिल खोल के बात करेगा। जैसे अगर तीसरा आदमी इधर इसका मित्र हो या इसका मित्र हो या दोनों का, तो फिर भी ये दोनों अपनी बात बदल देगी, बात की धारा ही बदल जाती है। तो सही में अगर बात देखें तो 2 व्यक्ति के बीच ही होता है। ये मत किनका है? एडिसन का है। तो 19 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट से देखें, 20 नंबर प्रश्न है, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? बताइए कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? 2 व्यक्तियों के कानों में, 6 व्यक्तियों के कानों में, या फिर 3 व्यक्तियों के कानों में, या फिर 1 व्यक्तियों के काने में? बताइए जल्दी जल्दी से जनाब याली, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे ना सर, तो 20 का बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 6 व्यक्तियों के कानों में पड़ी जो बातें होती है वो एकदम खुल जाती है, ठीक है। बात रहेगा कुछ हो, बातचीत चलते रहेगा बाजार में कुछ हो, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों के बीच में असल में बातचीत होती है। 3 व्यक्तियों की बातचीत की बात कर लेंगे तो बात की धारा बदल जाएगी। 3 व्यक्तियों का, यहाँ 6 व्यक्तियों के कानों में जब बात जाती है तो बात नहीं रह जाती, एकदम पूरी तरह से खुल जाएगी, ठीक है। बात रहे कुछ, चर्चा होने लगता है कुछ। तो 20 के बी ऑप्शन सही है। ओहो, चलिए अब 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? बताइए जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और वो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? हंसी मजाक, गप, या बतकट्टी, या ठिठोली? सही जवाब बताइए कि अशिक्षित लोग जब बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सही जवाब आप याद रख लेंगे, अगर जानकारी ना होगा तो। अगर सही बना है तो बहुत बढ़िया, मेरे तरफ से एकदम बेस्ट ऑफ लक, एकदम आपकी तैयारी ठीक है। बतकट्टी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बतकट्टी। कई बार आप सुने होंगे कि करवे बतकट्टी, करोगे बतकट्टी, चलो बात ना। मैंने एक फैक्चुअल डेटा पे बात नहीं कर पाते हैं, उनके पास उस तरह के कोई से संबंधित चीज़ों में डेटा नहीं हो, तो उनको जैसे तैसे अपने अनुभव से, अपने विचारधारा से, जबकि वो चीज़ बहुत अलग है। मान लो कोई रेलवे का बात निकल गया, वहाँ पे 2 आदमी ऐसा है जो रेलवे का स्टाफ है, कोई आदमी हॉस्पिटल का बात निकल गया, 2 आदमी ऐसा है जो डॉक्टर है या कुछ है, या फिर हॉस्पिटल में समय बिताया है, तो वो आदमी फैक्ट्स पे बात कर रहा है। एक आदमी ऐसा होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे बड़ी दूर दूर तक जानकारी नहीं है, तो वो कुछ भी दे रहा, बतकट्टी कर रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो ये याद रखेंगे, अशिक्षित लोगों के की जो बातचीत है वो बतकट्टी होती है। अपनी ही बात केवल मनवाना चाहते हैं वो, दूसरों की बातें हंसी मजाक में किसी तरह से काट देना। चलिए ये याद रखेंगे, 21 का सी ऑप्शन सही है। और 22 नंबर प्रश्न को देखिए, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो गोष्ठी का अर्थ हम आपको बता दें ताकि आपको सवाल का थोड़ा सा ऑप्शन
छांटने में आसान हो जाए। गोष्ठी का मतलब होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, गोष्ठी का मतलब होता है जैसे संघ हो गया, मंडली हो गया, ग्रुप में जो लोग होते हैं, संघत जिसको हम लोग कहते हैं वो हो गया। तो सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? मूर्खों की मंडली को, ठठेरों की बैठकों को, या फिर यूरोपीय प्रवीण विदत मंडली को, या गांव के चौपाल को। तो सही जवाब याद रखें, यहाँ सब के सब बैठक सही है, लेकिन यहाँ पे सुदृढ़ गोष्ठी के बारे में आपको बातचीत वाले पाठ में पढ़ने थे कि यूरोपीय प्रवीण मंडली को ही सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। और यहाँ जो बात लोग जो छेड़ते हैं ना, ऐसे बड़ा ही चतुराई के साथ बड़ा ही प्रसंग चतुराई के साथ बात छेड़ते हैं, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनके कानों में जब बात जाते हैं तो बड़ा ही जो है वो आदमी हंसता है, एनर्जेटिक फील होता है, एक अच्छा अनुभव उनको फील होता है। तो ये याद रखेंगे, 22 का सी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़े अगले 23 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 23 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय विद्वान अपनी बात किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं। अभी इस पे की अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे हमारे बातों पे तो आराम से आप चूज कर पाएंगे। बताइए, ऑप्शन 1 है मूर्खतापूर्ण ढंग से, चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा, शुष्क भाव से, या फिर बेहतरीन ढंग से। बताइए, यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं? तो दूसरे के सामने रखते हैं बड़ा ही चतुराई और प्रसंग के द्वारा। ठीक है, एक अच्छे खासे बोलेंगे, बड़ा सोच समझ करके बोलते हैं, ऐसी बात जो किसी के भी कानों में जाए तो एकदम आनंद ही आनंद आए। ठीक है, चलिए 23 के यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अब हम 24 प्रश्न पे ऊपर में देखें, बड़ा ही बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है, ये आप बना पाएंगे एकदम, हम उम्मीद भी लगा के आपसे बैठे हैं। बताइए, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? विज्ञान का अध्ययन किए, या संस्कृत का किए, हिंदी का किए, या फिर उर्दू का किए? जल्दी बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा कि शुरू इन्होंने संस्कृत का पाठ किए, लेकिन ये जो है कि साहित्य विधा के रूप में ये ज्यादातर ख्याति बटोरे तो ये हिंदी में। याद रखें, इनकी कई रचनाएं हिंदी, नाटक वाटक जो भी हो, इनका कहानी वगैरह सब हिंदी में। तो पढ़े संस्कृत में, रचनाकार है आपका हिंदी के। 24 के यहाँ पे बी ऑप्शन ही, सी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, हिंदी। 25 नंबर प्रश्न है, 2 ही प्रश्न बच रहे हैं, एकदम सही करते जाइए जाते जाते। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए सही जवाब आप कमेंट में करिए फटाफट से। हमारे इस यूट्यूब चैनल के काफ़ी सारे स्टूडेंट भागलपुर के हैं, इसके अलावा पूर्णिया के हैं, समस्तीपुर के भी बहुत सारे बच्चे नोट्स लिए हुए हैं। तो कभी कभी बीच बीच में किसी का नाम याद रहे तो हम आपको बताते भी रहेंगे, अच्छा लगता है हमें भी किन्हीं का नाम लेना। खास कर करके छपरा सारण जिला का एक है अरविंद, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा हमें कहीं कमी है और ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं जल्दी जल्दी, वो कंप्लीट भी कर चुके होंगे। चलिए आप बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? सही जवाब आपका यहाँ पे है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट, माता है पार्वती देवी। ठीक है, इनके पिता व्यापारी का काम करते थे। उनके पिता के मृत्यु के बाद इनके ऊपर में सारा व्यापारी का बोझ आ गया। सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न आराम से बन जाएगा। लास्ट सेशन का, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, मोटा मोटी सॉरी मिस्टेक है, ये मोटा मोटी है, ये मोटे मोटे लिखा है कैसे है? मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? चलिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं? 1000 के आसपास, 1001, 1002, 1003। चलिए ध्यान सुनेंगे, 1000 के आसपास बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो मोटा मोटी निबंध लिखे हैं। तो 26 के ए ही ऑप्शन सही होगा, 25 के डी ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? आज के सीरीज में कितने प्रश्न आप कराएं? हम तो सर 14 प्रश्न आपको कराएं, जानकारी के लिए बता दें, और पिछले टॉप 10 वाला जो पहला सीरीज था उसमें 10 क्वेश्चन। तो आज के सीरीज से बताना है आपको कि 14 में से कितने प्रश्न लगभग आपके आज सही हुए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सीरीज के लिए आप इंतजार करिए, हर एक दिन गैप करके एक दिन बाद हम आपके लिए सीरीज लेकर के आते, तो हमारे सीरीज में बने रहिए और आपकी तैयारी जो है एकदम जल्द हम कंप्लीट करा दें। ठीक है, बाकी लाइक कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने दोस्त अपने मित्रों के पास भेज दीजिए। जो भी बच्चा आपका आर्ट्स का होगा, ये किसी का हिंदी होगा, उन पे भेज दीजिए,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।